हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है विद्युत रसायन। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर से हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे साथ, कैसे हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं, हम इस चैप्टर को कहाँ, ये जो चैप्टर है वो कहाँ हमारे लिए काम आएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमें ये सब क्यों पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है। ये भी आपको इस सवाल का भी जवाब यहाँ से मिल जाएगा। बेसिकली जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रो रसायन है, विद्युत रसायन है, ये जो चैप्टर है बेटा जी, वो इसके नाम से ही पता चल जाता है हमको। नाम से एक तो विद्युत और रसायन, मतलब जहाँ पर विद्युत धारा की बात हो रही होगी और जहाँ पर हमसे रसायन की बात हो रही होगी, केमिस्ट्री के केमिकल्स की बात हो रही होगी। ठीक है, तो हम जो आज करने वाले हैं वो इस चैप्टर पे बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली ये जो आपका जो चैप्टर है वो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर है। सबसे ज़्यादा इसी में से प्रश्न आते हैं, सबसे अधिक प्रश्न इसी में से आते हैं। और दूसरा, ये जो चैप्टर है 11th क्लास से रिलेट करता है। ठीक है, 11th क्लास में एक चैप्टर है जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेट करता है। आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, मैं सारी चीज़ें बेसिक करा के चलूँगा, इसलिए आपको ये डर नहीं लगना चाहिए कि 11th क्लास से रिलेटेड, यार हमने तो 11th क्लास को हमने ढंग से पढ़ाई नहीं, हमने सीरियस लिया ही नहीं। एक्चुअली बच्चे, ऐसा होता है कि बच्चे आजकल बहुत कम सीरियस लेते हैं, लेकिन आज की पीढ़ी में दिमाग बहुत है, अगर वो दिमाग का यूज़ करेंगे बहुत अच्छा कर जाएंगे। तो मैंने क्या बोला भाई कि रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़िएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं हूँ आपके साथ, मैं आपका सारे बेसिक को लेकर के चलूँगा। कुछ इसमें हम 10th क्लास में जो फिजिक्स पढ़ के आए हैं, जो फिजिक्स पढ़ के आए हैं ना, जो हमारा फिजिक्स में जो हमारा चैप्टर है धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, इस वाले चैप्टर से भी कुछ टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए। जैसे आपको नॉलेज होनी चाहिए विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, आपको नॉलेज होनी चाहिए रेजिस्टेंस के बारे में, प्रतिरोध के बारे में, आपको प्रतिरोधकता के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनकी नॉलेज आपको रहनी चाहिए, है ना। तो कोई बात नहीं, मैं भी आपको सारी चीज़ें बता के चलूँगा जब मैं पढ़ाऊँगा। तो अच्छे से आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और अच्छे से लिखें, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें बनाते जाएं और हर चीज़ को अच्छे से करें। ठीक है। एंड सेकेंडली, आपको ये जो चैप्टर करना है वो अच्छे लेवल पर ले जाके करना, मतलब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो हम आपको असाइनमेंट प्रोवाइड कराएंगे वो सारे असाइनमेंट की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि असाइनमेंट भी आपके लेक्चर के अकॉर्डिंग दिया जाएंगे, जो आपको पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक पर ही आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप अच्छे से बैठ जाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए बैठ के। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कि विद्युत रसायन है क्या। व्हाट डू यू मीन बाई विद्युत रसायन। इस विद्युत रसायन से क्या तात्पर्य है, प्रश्न हमारा ये है। सही है ना, ये पूछा है, बच्चों के दिमाग में ये जरूर उठता है कि विद्युत रसायन क्या है, क्या होती है। ठीक है, तो विद्युत रसायन क्या चीज़ है भाई, आप बताओ मुझे ज़रा, कौन बताएगा। इसके नाम से ही पता चल रहा है विद्युत और रसायन, जिसमें हम विद्युत और रसायन के बारे में बात करते हैं, है ना। तो जैसे सिंपल, रसायन विज्ञान की वह शाखा, ऑब्वियसली किसकी शाखा होगी ये, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा का, रासायनिक
ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। तो क्या कहा हमने? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन पढ़ते हैं। सिंपल सी बात है भाई। क्या करते हैं हम लोग? जैसे हमने क्या किया कि हमने एक सेल लिया, उसमें कुछ NaCl वगैरह डाला और इसमें इलेक्ट्रिसिटी बाहर से पास कर दी हमने, बाहर से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करना स्टार्ट कर दिया इसमें। तो होगा क्या? जब इसमें करंट जाएगा, जब इसमें करंट पास होगा, तो करंट पास होगा तो क्या होगा? ये जो NaCl है एक पर जाकर के Na जमा हो जाएगा, एक पर जाकर के Cl जमा होगा। यहाँ पर Cl2 निकलेगा और यहाँ पर Na, इस वाले पे जाकर के Na जमा हो जाता है। इट मीन्स हम ये जो केमिकल रिएक्शन हुई, क्या हुआ कि जो NaCl है प्यारे बच्चों, एक तो NaCl और ये Cl2 में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, इनकी आंखों पे हमने लिख दिया है, पर लेकिन आपको दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको अलग लिख देता हूं। ठीक है बेटा। तो देखो जरा, मैंने क्या बोला आपसे? ये चीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए, है ना। जैसे मैंने बोला NaCl को एक तो Na में और Cl2 में तोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, एक तो Na में और एक Cl2 में तोड़ देते हैं। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको? पता हो, समझ में आया होगा कि Na और Na प्लस Cl2 में ये टूट जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि भाई इस चैप्टर को मैं कितने पार्ट में करने वाला हूं। ठीक है, अभी तो हमने वो इंट्रोडक्शन पढ़ा कि इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा बताओ? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे बेटा जी। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, सॉरी 3 पार्ट में। एक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में हम लोग क्या करने वाले हैं? पार्ट 1 में हम अधिकतर चालकता की कहानी पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हम चालकता या चालकत्व की कहानी पढ़ने वाले हैं, चालकता के बारे में समझने वाले हैं, चालकता के बारे में पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट 2 में हम जो हमारे पास विद्युत रासायनिक सेल है, जो हमारे पास विद्युत रासायनिक सेल हैं, विद्युत रासायनिक सेल है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि इनके अंदर किस तरह की अभिक्रिया होती हैं, कैसे हम इनके अंदर पहचानेंगे की कौन सी अभिक्रिया हो रही है वो। और पार्ट 3 के अंदर हम बैटरियों के बारे में पढ़ेंगे, बैटरी के बारे में पढ़ेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे बैटरी के बारे में। ठीक है, तो अभी हम पार्ट 1 चालू करने वाले हैं। अच्छे से फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ, कॉपी किताब लेके बैठ जाइए और अच्छे से करिए इस चैप्टर को। बहुत अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत आसान भी है, बहुत हार्ड नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चालकता या चालकत्व, मैंने स्टार्ट कर दी अपनी कहानी भाई कि चालकता या चालकत्व क्या चीज़ होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी मेरे पास एक वायर है बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास कोई वायर है और उस वायर में मेरे पास ये कोई वायर है, ठीक है बेटा, इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन पास होते हैं ना, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पास होते हैं। तो कोई वायर जितने अच्छे से सारे इलेक्ट्रॉन अच्छे से पास करेगा, आसानी से पास कर देगा अपने अंदर से, वो उतना ही उसकी चालकता उतनी ही अधिक होती है। यानी कि चालकता क्या है? किसी चालक तार से, किसी क्या कहा बोला मैंने? किसी चालक तार से विद्युत धारा जितनी आसानी से प्रवाहित हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? चालकता कहते हैं। सही बात है कि नहीं? यानी कि आसानी से प्रवाहित कब होगी? जब उसके अंदर जो प्रतिरोध है,
वो कम हो। क्या कहा मैंने? जब उसके अंदर प्रतिरोध कैसा हो? कम हो, तब उसमें हम आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई प्रतिरोध क्या चीज़ है, सर मैं ये बता दो प्रतिरोध क्या चीज़ है, तो मैं आपको प्रतिरोध के बारे में बताता हूँ पहले, क्योंकि तभी मैं इसको स्टार्ट करूँगा, ठीक है? क्योंकि प्रतिरोध की नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। तो बात करते हैं प्रतिरोध के बारे में। देखो जरा, तो प्रतिरोध क्या चीज़ है पहले मैं आपसे पूछता हूँ, भाई बताओ प्रतिरोध क्या है। कोई आपसे पूछे कि भाई प्रतिरोध क्या है, यानी कि इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसमें बोलते हैं हम इसको रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, प्रतिरोध क्या चीज़ है कौन बताएगा? तो आप बोलेंगे सर प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या है? किसी भी धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले पदार्थ को हम प्रतिरोध कहते हैं। जैसे कोई भी धारा पास हो रही हो कहीं से और उसमें क्या हो, अवरोध उत्पन्न हो रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बोलेंगे। ठीक है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले पदार्थ को हम प्रतिरोध कहते हैं, उसके इस गुण को प्रतिरोधकता कहते हैं, है ना? तो इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल आर। और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है बेटा? इसका मात्रक होता है ओम। सही बात है कि नहीं? इसको हम ओम को ऐसे दिखाते हैं, आर से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक होता है ओम। सही बात है? यानी कि किसी भी धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, धारा को अब बात करते हैं हम कि भाई जो ये प्रतिरोध जो होता है वो लेंथ के, यानी कि लंबाई, तार की लंबाई के समानुपाती होता है। ये आपने पढ़ा होगा। अगर मेरे पास कोई भी वायर है, वो जितना ज़्यादा लंबा होगा उसके अंदर प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। आपने देखा होगा कि नॉर्मल वायर अगर हम लेते हैं तो उसको दूर तक लेके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है वो वायर। इट मीन्स कि वो जो वायर है, वो वायर क्या है? वो वायर की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तीसरी कहानी है कि इस वायर के ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसको क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इस तार का अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो समानुपाती है 1/a के। ए क्या है यहाँ पे? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम बोल रहे हैं। तो अगर मैं इन दोनों को मिक्स करता हूं, अगर मैं इन दोनों को मिक्स करता हूं तो मिक्स कैसे कर सकते हैं? आर समानुपाती L/A, फिर मैं बोल दूंगा आर इज इक्वल टू रॉ L/A। कैपिटल ए भी ले सकते हैं हम लोग। ये जो आपको रॉ दिख रहा है, ये रॉ क्या है? इसको रॉ से कहते हैं, रॉ बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधकता, रोधकता। ठीक है, या हम इसको एक और नाम देते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या नाम देते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। अगर मैं विशिष्ट प्रतिरोध की वैल्यू भी निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? RA/L कह दूंगा। यहां से अगर मैं मात्रक निकालूंगा इसका, तो मात्रक कैसे निकालेंगे? आर का मात्रक क्या है? ओम, अभी हमने बताया। और इसके मात्रक को हमने सेंटीमीटर, एरिया जो क्षेत्रफल होता है वो सेंटीमीटर होता है। और हमारे पास ये होता है सेंटीमीटर। तो मैंने इसको काट दिया, तो यहाँ से आएगा ओम इंटू सेंटीमीटर। मात्रक भी याद रखेंगे, मात्रक भी याद रखेंगे भाई। ठीक है, मात्रक भी याद रखेंगे। RL/A हो गया, R इक्वल टू रॉ L/A। विशिष्ट प्रतिरोध हो गया R इंटू A/L प्रतिरोध हो गया। ठीक है, बताओ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई? क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये दोनों, ये बात और ये बात, दोनों चीज़ें समझ में आ गई? बताओ, अगर आपको समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ूँ। चलिए, तो चालकता क्या होती है? सीधी सी बात है, चालकता क्या होती है? यानी कि किसी भी, जो मेरे पास वायर है, कोई भी तार है, उसके अंदर प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए, तभी उसकी चालकता ज़्यादा होगी। तो हम बोलेंगे प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, क्या बोला मैडम ने?
प्रतिरोध के, बोलो मेरे साथ, प्रतिरोध के व्युक्त क्रम को क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। चालकता या चालकत्व कहते हैं। ठीक है भाई, चालकता या चालकत्व कहते हैं। अब बताओ क्या कहते हैं हम? प्रतिरोध के व्युक्त क्रम को चालकता या चालकत्व कहते हैं। ये चीजें आपको समझ में आई? बताओ। प्रतिरोध के व्युक्त क्रम को चालकता या चालकत्व कहते हैं। ठीक है, इट मीन्स, अच्छा इसे सी से या हम जी से डिनोट करते हैं। सी से या जी से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है यहां पर सी और जी एक ही बात है, इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/r। बता दो मात्रक क्या हो गया? बहुत आसान है मात्रक निकालना। 1/ओम, दैट इज ओम इनवर्स। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो गया? ओम इनवर्स। बताओ चीजें समझ में आई आपको? ये क्या आपको ये चीजें समझ में आ गई? क्या आपको चालकता या चालकत्व आपको समझ में आ गया? अगर कोई प्रश्न हो आपके दिमाग में तो पूछ लेना, कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम कि ये जो चालकता है ना, जो चालकता होती है वो दो तरह के पदार्थों में होती है। हम चालकता जो चेक करते हैं वो दो तरह के पदार्थों में चेक करते हैं। एक तो हम धातुओं के अंदर, ठीक है, और दूसरी हम चेक करते हैं विद्युत अपघट्यों के अंदर। विद्युत अपघट्यों के अंदर, ठीक है। इसी के बेस पे हम चालकता को दो भागों में बांटते हैं, एक धात्विक चालकता और एक विद्युत अपघट्य चालकता। ठीक है, इसी के बेस पे हम कितने भागों में बांटते हैं इसको? दो भागों में। एक तो धात्विक चालन कह दो या धात्विक चालकता कह दो, दूसरा है विद्युत अपघटनी चालकता। ठीक है, तो कौन कौन सी है? एक तो विद्युत चालकता और दूसरी है विद्युत अपघटनी चालकता। ठीक है, तो दो टाइप की होती है। अब इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। एक्चुअली जब हम धातुओं की बात करेंगे तो आप क्लियरली समझते हैं कि धातुओं के अंदर केवल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पास होते हैं। ठीक है, तो पहला है विद्युत का प्रभाव पदार्थ के अपघटन के बिना होता है। यहाँ पर जो धातु है वो धातु का अपघटन नहीं होगा। धातु के अंदर क्या आएंगे? धातु के अंदर क्या आएंगे? इलेक्ट्रॉन पास होंगे। ठीक है, एक कोने से दूसरे कोने तक क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, उसका अपघटन नहीं होगा। ठीक है, तो विद्युत का प्रभाव पदार्थ के अपघटन के बिना होता है। इसमें विद्युत का प्रभाव बिना अपघटन के तो होगा ही नहीं, तो प्रभाव पदार्थ के अपघटन के साथ ही होगा। ठीक है, दूसरा है पदार्थ का कोई भी वास्तविक परिवहन नहीं होता है। पदार्थ का कोई भी वास्तविक परिवहन नहीं होता है। आप चाहें तो, अगर अब नहीं लिख रहे हो तो अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो इसके बाद आपको इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी लेक्चर के नीचे ऐप में ही, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप नोट्स बना लेना साथ ही साथ। ठीक है, तो अभी आप समझने पर भी ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो पदार्थ का कोई भी वास्तविक परिवहन नहीं होता है और पदार्थ का स्थानांतरण आयनों के रूप में होता है। क्या बोला मैंने? पदार्थ का जो स्थानांतरण है वो किसके रूप में होता है? आयनों के रूप में। इसमें पदार्थ का कोई भी परिवहन नहीं होता। वहाँ जैसे मैंने वायर अगर कहीं लगा दिया, ये वायर यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा। ये वायर यानी कि जो तार है, धात्विक तार है, वो कहीं एक जगह से नहीं जाएगा। लेकिन इसके अंदर आयन अगर मैंने डाल दिया तो आयन पहले तो आयनिक रूप में जाएगा, फिर प्लस माइनस में टूट के उसके आयनों का क्या होगा? स्थानांतरण होगा एक जगह से दूसरी जगह पर। उसके बाद है विद्युत का चलन इलेक्ट्रॉन के प्रभाव के कारण होता है। जैसे मेरे पास एक वायर है, मैंने अभी आपको बताया वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं बेटा जी। ठीक है, तो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो इसलिए जो विद्युत का चालन होगा वो इलेक्ट्रॉन के प्रभाव के कारण होगा। इसमें विद्युत का जो चालन होगा विलयन में आयनों के प्रभाव के कारण। जैसे हमारे पास कोई विलयन होगा, उस विलयन में प्लस और माइनस दो तरह के आयन होंगे, उनके चालन के कारण ऐसा होगा। ठीक है,
और उसमें क्या है, तापमान वृद्धि के साथ धात्विक चालकता कम हो जाती है। अगर मैं इसकी बात करूंगा, जो तापमान बढ़ाएंगे ना, तो विद्युत चालकता कैसी होगी, कम होगी। क्योंकि तापमान बढ़ाने से वायर की जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो बढ़ती है, और लंबाई के समानुपाती प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध जहां बढ़ जाएगा वहां पर चालकता कैसी हो जाएगी, कम होगी। हमने पढ़ा ना, प्रतिरोध के वियुक्त क्रम को हम क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। ठीक है। अब है तापमान में वृद्धि के साथ विद्युत अपघटनीय चालन बढ़ता है। अगर इसके अंदर अगर मैं तापमान करूंगा, तो तापमान करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे आयनों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। आयनों की क्या होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह प्रवाह करेंगे। ठीक है। तो इसलिए तापमान में वृद्धि के साथ आयनों की जो विद्युत चालकता, अपघटनीय चालकता है, वो बढ़ जाती है। ठीक है। अब है धात्विक चालन एक भौतिक प्रक्रिया है, जिसका अर्थ है कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। सही बात है कि धात्विक चालक में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा, जो धातु है वो वैसा ही बना रहेगा। लेकिन इसके अंदर विद्युत अपघटनीय चालक है ना, भौतिक और रासायनिक दोनों तरह की प्रक्रिया होती है। इसमें नया पदार्थ बन भी सकता है और नहीं भी। ठीक है। तो बताओ, ये आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, बहुत अच्छे से चीजों को समझ समझ के पढ़ना है। ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ जाएं भाई। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ चुके हम। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक है जो चालकता को प्रभावित करते हैं? कौन कौन से कारक है जो चालकता को प्रभावित करते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रकृति, क्या कहा मैंने, पहला है मेरा इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति। तो इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति कौन कौन सी होती है भाई, कि मेरे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कैसा है। देखो, जब हम इलेक्ट्रोलाइट की जो प्रकृति की बात करेंगे ना, तो पहले मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं आपसे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। बेसिकली जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, ये दिख नहीं रहा है। देखिए, तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट का पहले मतलब समझेंगे हम लोग। अगर हमें इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझ में आ गया तो हम आसानी से कर पाएंगे। ठीक है। विद्युत अपघट्य कहते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्य। तो जो विद्युत अपघट्य होते हैं ना बेटा, जो विद्युत अपघट्य होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक वो तो होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। कैसा? दुर्बल विद्युत अपघट्य। दूसरा कैसा होता है? प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य। ठीक है। विद्युत अपघट्य क्या होता है? आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन होगा, सर विद्युत अपघट्य क्या होता है? कि जिसको हम अगर ज्विलियर में डालेंगे, यानी कि जल में डालेंगे, या हम उसको पिघलाएंगे, तो वो प्लस और माइनस में टूटेगा, यानी कि वो आयनित हो जाएगा। विद्युत अपघट्य जो होते हैं वो जलीय विलयन में, क्या कहा, विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? जलीय विलयन, या जलीय विलयन कह दो, या आप कह दो कि भाई वो गलन अवस्था में, गलन अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, ऐसे कह सकते हैं हम। या जो प्लस माइनस में टूट जाते हैं, जैसे NaCl है, अगर मैं इसको गर्म करूं या गलाऊं इसको, तो Na प्लस में और Cl माइनस आयन में टूट जाएगा, और तभी विद्युत का प्रवाह करेगा। सूखी अवस्था में विद्युत का प्रवाह नहीं करता है। सूखी अवस्था में ये विद्युत का प्रवाह बिल्कुल नहीं करता। अब दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? जो दुर्बल का मतलब है कि वे आयन जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से प्लस माइनस में नहीं टूटते, पूर्ण रूप से विघटित नहीं होते हैं, जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से नहीं टूटते। तो ये पूर्ण रूप से टूटते हैं, ये पूर्ण रूप से टूटते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में CH3COOH, CH3COOH,
NH4OH, ठीक है, और AgCl ऐसे वगैरह आएंगे, ठीक है। लेकिन इनके अंदर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग यानी कि प्रबल अम्ल हो गए, HCl, HNO3, ठीक है, H2SO4, NaCl, ठीक है, ये सारे, ठीक। तो ये क्या है, दुर्बल और प्रबल विद्युत अपघट्य हो गए, जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, बहुत काम के हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट की जो प्रकृति है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो अगर मैंने कहा मेरे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो दुर्बल है, या मैंने कहा अगर वो दुर्बल है तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों की चालकता, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की चालकता, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की चालकता कम होती है, जबकि प्रबल विद्युत अपघट्यों की प्रबल विद्युत अपघट्यों की चालकता अधिक होती है। लिख देना आप लोग, चालकता कैसी होती है, अधिक होती है, अधिक, ठीक है। राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी, उम्मीद है। दुर्बल विद्युत अपघट्यों की चालकता कम होती है, जबकि प्रबल विद्युत अपघट्यों की चालकता कैसी होती है, अधिक होती है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्यों में आयनों की संख्या अधिक होगी, जो कि पूर्ण रूप से विलय हो रहा है, अपघटित हो रहा है, और जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से अपघटित नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आयनों की सांद्रता के ऊपर, ठीक है भाई, आयनों की सांद्रता के ऊपर बात करूंगा, तो आयन, मैंने कहा भाई अगर मेरे पास, मैं कहता हूं कि मेरे पास जो आयन है, आयन जो होते हैं वो तनु विलयन में अधिक होते हैं, ठीक है। एक्चुअली सांद्र विलयन में नहीं होंगे, तनु विलयन में जो आयनों की सांद्रता है, वो आयनों की जो आयन की संख्या है वो अधिक होती है। आयन तनु विलयन में अधिक होते हैं, ठीक है। अब आयन अधिक होंगे तो प्रवाह अधिक होगा, तो हमारी इनकी चालकता अधिक होगी, ठीक है। तो तनु विलयन में अधिक होते हैं, इसलिए तनु विलयन की चालकता अधिक होती है, की चालकता अधिक होती है, अधिक होती है, ठीक है। तनु विलयन की चालकता अधिक होती है। अधिक होती है, ठीक है भाई, चीज़ें आपको समझ में आने लगी होंगी, उम्मीद है। आयन जो है तनु विलयन के अधिक अधिक तनु विलयन में अधिक होते हैं, ठीक है, इसलिए उनकी चालकता अधिक होगी तनु विलयन में, ठीक है। अब तापमान की बात करते हैं, तापमान की बात करते हैं, तो भाई ताप बढ़ाते हैं ना, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर आयनों की आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जबकि 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 लगाने की जरूरत नहीं है हमको। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे जिससे चालकता बढ़ जाती है, जिससे क्या हो जाएगा, चालकता बढ़ जाती है।
अभी हम अंतर की बात कर रहे थे ना, तब वहां पर हमने कहा कि ताप बढ़ाने पर क्या होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। अगर मैं बात करूं आयनों के आकार की, अगर मैं बात करूं आयनों के आकार की, तो जितना बड़ा आकार होगा उसकी चालकता उतनी ही कम होगी, क्योंकि उसका जो रनिंग नेचर है, मैं तो मेरे कहने का मतलब वो उतना ही धीरे गति कर पाएगा। अगर ऐसे मैं बोलूँ कि एक तो मोटा आदमी है और एक पतला आदमी है, और जो मोटा आदमी है वो क्या करेगा, वो उसकी जो रेस होगी, जो रनिंग होगी वो कम होगी, यानी कि उसका जो प्रभाव होगा वो कम होगा। तो मैंने कहा जितना छोटा आयन होगा उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी। तो छोटे आयनों की, छोटे आयनों की चालकता अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि वो आसानी से गति कर पाते हैं, क्योंकि वो आसानी से गति कर पाते हैं। अधिक होती है। ठीक है भाई, यहां तक आपको बातें समझ में आई, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक समझ में आ गए आपको। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता की बात करें, देखो हमने जब चालकता की बात करी थी तो हमने बोला था प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकता कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं, विशिष्ट बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इंग्लिश भी जानना जरूरी है आपको। आप ये ना समझे केवल शुद्ध हिंदी पढ़ने से आप लोगों की जो साइंस केमिस्ट्री जो अच्छा होगी, इंग्लिश के साथ अच्छी होगी, क्योंकि इसके बाद आप 12th तक सीमित है कि आप हिंदी पढ़ सकते हैं, लेकिन आफ्टर 12th वहाँ पर ऐसे ऐसे सब्जेक्ट मतलब ऐसे कॉलेज है जहाँ पर हिंदी में नहीं कि बिल्कुल भी पढ़ाया नहीं जाता है क्लास के अंदर, तो वहाँ आपको दिक्कत आएगी। तो कम से कम इसके जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, जो मेन वर्ड्स हैं, उनको आप याद रखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। ठीक है, तो इंग्लिश वर्ड्स को ध्यान में रखना है ना। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता को ना कापा से डिनोट करते हैं, कप्पा भी कुछ लोग कहते हैं, इसको हम कापा कह सकते हैं, कापा या कप्पा कह दो तो ज़्यादा बढ़िया है, तो मैं कटप्पा नाम से याद रहेगा। ठीक है, तो कापा कहते हैं इसको। अब जो कप्पा होता है वो क्या होता है, कप्पा इज इक्वल टू होता है मेरे पास 1/ρ। अब देखो ये इस वाले पॉइंट से समझ में आ जाएगा, ये ρ क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। इस ρ को हम क्या बोलते हैं, या तो प्रतिरोधकता बोलेंगे या विशिष्ट प्रतिरोध बोलेंगे इसको हम, सही है ना। तो भाई सिंपल सी बात हो गई कि इसकी डेफिनेशन बन जाती है विशिष्ट प्रतिरोध के, विशिष्ट प्रतिरोध के ये व्युक्त क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युक्त क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युक्त क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, कापा से। तो यहाँ पर कापा बराबर क्या हो गया, 1/ρ। ρ का मतलब है विशिष्ट प्रतिरोध। तो कापा का मात्रक बता दो भाई, मात्रक किसका मात्रक बात कर रहा हूं मैं, किसका मात्रक बात कर रहा हूं बेटा, मैं बात कर रहा हूं कप्पा का मात्रक। ठीक है, इसका मात्रक की बात कर रहा हूं, तो बताओ कितना मात्रक होगा, 1/ρ। ρ का मतलब है ओम इंटू सेंटीमीटर। ये हमने पीछे पढ़ा था, याद है ना आपको, हमने ये यहाँ पर पढ़ा था, यहाँ पर पढ़ा था, देखो ये रहा मात्रक। ठीक है, तो ये मात्रक आपको पता होना चाहिए। तो ओम इंटू सेंटीमीटर, तो कप्पा का जो मात्रक हो गया, अब क्या हो गया भाई, कप्पा का मात्रक हो गया, कटप्पा का मात्रक हो गया ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, सिंपल सा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, डेफिनेशन याद होनी चाहिए, पेपर में आ चुकी है, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी बताइए। मात्रक भी एमसीक्यू में आ चुका है इसका, तो इसलिए ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे करते हैं हम लोग, सेल नियतांक। सेल नियतांक मतलब सेल से क्या मतलब है कि मैं कोई भी सेल बना रहा हूं बच्चा, उस सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोलाइट डाले हुए हैं हमने, तो इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है उसको हम एल कहते हैं,
और अगर मैं इस सेल के इस वाले एरिया की बात करता हूँ, इस वाले एरिया की बात करता हूँ, तो ये हम कह दें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, या फिर हम ये इसको कह दो जो हमने इलेक्ट्रोड डाले हैं उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कह दो। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक मेरे पास ये चीज़ एकदम फिक्स है। ठीक है, ये फिक्स रहेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कोई भी सेल है, एक स्पेसिफिक सेल है ना, तो सेल नियतांक उसका फिक्स रहता है। इसको ना हम सेल नियतांक को जी स्टार से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? जी स्टार से। तो सिंपल सी बात है कि कोई आपसे पूछे कि भाई जी स्टार का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो लंबाई है, वो जो दूरी है एल है, ठीक है, वो और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? हम सेल नियतांक कहते हैं। तो किसी सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, किसी सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा किसी सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा तथा उनके उनके मतलब इलेक्ट्रोडों के उनके अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल नियतांक कहते हैं। सेल नियतांक कहते हैं। तो क्या कहते हैं सेल नियतांक भाई? कि हमारे पास किसी सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम सेल नियतांक कहते हैं। सेल कांस्टेंट कहते हैं। सेल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है बेटा जी, सेल कांस्टेंट कहते हैं। ओके, तो यहां पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर डिवाइड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, ऊपर जाके सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, ऊपर जाकर सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। तो किसी सेल में इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी तथा उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल नियतांक कहते हैं। क्या आपको चीजें समझ में आ गई है? अगर आपको चीजें समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेल नियतांक तथा विशिष्ट चालकता में संबंध। सेल नियतांक तथा विशिष्ट चालकता में संबंध, यानी कि वो हमसे कह रहा है कि एक तो भैया जी स्टार है और कप्पा भी, इसमें कटप्पा में संबंध बताना है, रिलेशन बताना है। क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन सेल कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो आपको पता है बेटा जी स्टार बराबर क्या होता है? अभी हमने पढ़ा L/A था, राइट। और बेटा जी कप्पा बराबर क्या होता है? ये भी आपको पता है बेटा, 1/ρ होता है। अच्छा जी, ये आपको भी क्लियरली पता होगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले जस्ट बताया है, देखिए जरा, जस्ट बताया है कि भैया ये जो रॉ दिख रहा है, इस रॉ की वैल्यू क्या होती है? ये होती है रॉ की वैल्यू, है ना। तो रॉ बराबर RA/L, रॉ बराबर RA/L ये होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें किसकी जरूरत पड़ेगी भाई? यानी कि हम बता देंगे R इज रॉ इज इक्वल टू बेटा, रॉ इज इक्वल टू R/A, ये हो जाएगा L/A, L/A। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हम लोग, 1/R L/A पर पहुंच गया। कुछ तो गड़बड़ कर दिया ना। हाँ, A/L आएगा ना। देखो जरा, ये यहाँ पे जो हमने कहा ना वो A/L है, A/L। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे भाई? यहाँ पे क्या कर देंगे? RA/L। तो L ऊपर चला जाएगा
तो ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/r L/A। ठीक है, ये हो गया कप्पा। एक तो फॉर्मूला यहां से बन गया है। ठीक है भाई, दूसरा तो कप्पा इज इक्वल टू हो गया बेटा, इसको मैं क्या कहता हूँ 1/r, ये तो किसकी वैल्यू है भाई, जी स्टार की वैल्यू है, तो ये मैंने लगा दिया, तो ये फॉर्मूला यूज होगा भाई। या मैं ऐसे कह दूंगा कि कप्पा इज इक्वल टू, इसको 1/r को क्या बोलते हैं, 1/r को 1/r को क्या बोलते हैं जी, और इसको क्या बोल देंगे जी स्टार, तो जी पे स्टार भैया, कटप्पा बन गया जी पे स्टार। ठीक है, तो सेल नियतांक तथा विशिष्ट चालकता में संबंध की बात हो गई। आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आ रही होंगी, तो जल्दी से आप नोट भी करते जाएंगे, अगर नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप बाद में इसका हमसे पीडीएफ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पीडीएफ आपको जो पीडीएफ वाला ऑप्शन होगा उसमें मिल जाएगा। ठीक है भाई, मटेरियल में मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। एक क्वेश्चन है, अभी जो हमने पढ़ा उसके ऊपर हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि उसके ऊपर हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो कैसा क्वेश्चन आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। ये जो पावर है ये -3 नहीं है, यहाँ पे पावर में -3 है। ठीक है बेटे, तो क्या कह रहा है 298 केल्विन पर 0.001 एम केसीएल विलयन की युक्त चालकता सेल का प्रतिरोध दे दिया आपको गिवन से को। जब भी हम पेपर में जाएंगे तो पेपर के अंदर पहले हम क्या लिखना है, दिया क्या है। ठीक है, गिवन लिखते हैं हम लोग, ये हमारा स्टेप होना चाहिए और इस स्टेप को सभी लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, 15 ओम हो गया। यदि 298 केल्विन पर 0.001 एम केसीएल विलयन की चालकता, ठीक है, केसीएल विलयन की जो चालकता है भैया, क्या कह रहे थे हम, विलयन की जो चालकता है उस पर जो हमारे पास कप्पा है एस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, जरा थोड़ा पीछे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यहाँ पे इसके मात्रक पे बात कर लेते हैं हम लोग। इस पे मात्रक, कप्पा का मात्रक ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर था। तो एक साइंटिस्ट है, यही साइंटिस्ट है ओम, जिन्होंने नाम दिया है सीमैन ओम है इनका नाम। ठीक है, सीमैन ओम। ठीक है, सीमैन ओम है। तो इन्होंने ये जो ओम इनवर्स है ना, ओम इनवर्स को इन्होंने क्या बोला, एस से डिनोट किया था। ओम इनवर्स को किससे डिनोट किया था, एस से। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। ये मात्रक यूज करना है आपको, है ना। ये मात्रक अधिकतर क्वेश्चंस में आपको दिखाई देगा, हालांकि ये भी दिखाई देगा लेकिन ये ज़्यादा दिखाई देगा। तो एस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स याद रखना है। क्या याद रखेंगे, एस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम चल रहे थे वहाँ पे। तो एस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स की बात कर रहा है ये -1 है। ठीक है, तो इट मीन्स ये कप्पा की वैल्यू दे दी, किसकी वैल्यू दे दी, कप्पा की 10⁻³ एस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। सही है ना। अब सर कह रहा है कि जी स्टार निकाल दे भाई, सेल नियतांक निकाल तो दे। सेल नियतांक निकलवा रहा है, तुम्हारे पास सारी वैल्यू गिवन है। अब मेरे को क्या निकालना है बेटा, कप्पा इज इक्वल टू 1/r जी स्टार होता है। कप्पा इज इक्वल टू 1/r जी स्टार होता है। तो यहाँ से 1/r, आर की वैल्यू कितनी है बता दो भाई, ओम। मुझे तो जी स्टार की चाहिए, तो इसकी वैल्यू 1500। ठीक है, और जी स्टार मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे इसकी वैल्यू पता है। इसकी वैल्यू कितनी है भैया, इसकी वैल्यू है 0.146 10⁻³ तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ऑब्वियसली जी स्टार निकालने जाएंगे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा, ये 0 पॉइंट है। ठीक है, तो 0.146 0.146 इंटू 10⁻³ इंटू 1500। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई करिए आप लोग, 2 जीरो से ये पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा, इधर। ये हो गया 15 इंटू 10⁻³ 15 छिक्के 90, 15 चक 60, 60 और 9 69, फिर 15 कम 15, 15 कम 15 और 6 कितने हो गए 21, यानी कि इतना हो गया 10⁻³ चल रहा है।
यानी कि ये हो जाएगा 0.219। कितना हो जाएगा? 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। जी स्टार की वैल्यू हो गई, मात्रक जरूर बताएंगे उसको, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, बताओ चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं आपको? अगर चीज़ें समझ में आई हो तो बताइए। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे फिर। तो आगे बढ़ते हैं, मोलर चालकता के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो मोलर चालकता क्या चीज़ होती है बताइए भाई। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ कि मोलर चालकता क्या होती है, ये बता दिया जाए हमको तुम। तो मोलर चालकता का मतलब सुनिएगा, इंग्लिश में मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं इसको, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो सिंपल बोलेंगे, एक मोलर विलियन में, क्या बोलेंगे? एक मोलर विलियन में उत्पन्न उत्पन्न विद्युत अपघट्य की विद्युत अपघट्य की चालकता को या विशिष्ट चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता कहते हैं, चालकता कहते हैं। इसे कैप एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, तो कैप एम इज इक्वल टू क्या होता है? कप्पा इंटू 1000। तो यहां से हो गया कैप एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलर, मोलरता। ठीक है, तो मैंने इसको कप्पा को क्या मान लिया कि भाई एक मोलर विलियन मान लिया मैंने, है ना, मोलरती को, मोलरता को एक मोलर मान लिया। तो इस ए को मोलर मानेंगे तो कप्पा किसके बराबर हो जाएगा? कैप एम के बराबर हो जाएगा ना। ठीक है, इस वजह से बताओ ये आपको समझ में आ रहा है? ये ध्यान में रखना भाई, पेपर में आता है मोलर चालकता। सिंपल सी बात है, मोलर चालकता आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, बताओ वही, आगे बढ़े। अच्छा, यहाँ से हम मात्रक की भी बात करते हैं थोड़ा सा। कैप एम का जो मात्रक है वो क्या है? मात्रक की बात यहीं पे करनी पड़ेगी हमको। तो मात्रक क्या हो गया कैप एम का? इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स, यानी कि एस कर दो सीधा सीधा, एस कह दो हम लोग, एस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा, 1000 की तो क्या ही होगी, 1000 तो नंबर है एक, नंबर का तो कोई मात्रक नहीं होता। लेकिन एम, एम का मतलब मोल पर लीटर होता है, लेकिन हमने ऊपर 1000 किया हुआ है, ऊपर 1000 किया हुआ है भाई, 1000 किया हुआ है, 1000 करेंगे ऊपर तो यानी कि मोलर, मोलरता की जो हो जाएगी तो मोल प्रति एम एल हो जाती है। ठीक है, ऊपर लेके जाएंगे कैप एम को, तो एस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि गुणा एम एल बटे मोल आ गया। एक एम एल की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है? सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होती है। किसके बराबर होती है एक एम एल की वैल्यू? एक एम एल की वैल्यू किसके बराबर होती है भाई? एक एम एल की वैल्यू 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। हम क्या कर देंगे, इसकी जगह पे रख दूं, बता दो बेटा जी। कैप एम बराबर एस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स इंटू सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अपॉन मोल इनवर्स, मोल कह देंगे, मोल को ऊपर लेके जाएंगे। पहले इसको काट दीजिए, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा एस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसका मात्रक आ गया भाई, बहुत काम का मात्रक है, बहुत काम का मात्रक है। आई थिंक दिख नहीं रहा है। हम्म, तो दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा इधर ही कर देता हूँ इसको। ठीक है बेटा जी, यहाँ से उधर लिख देता हूँ। कैप एम का जो मात्रक हो गया एस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स,
काम का मात्रक है भाई, बहुत काम का है, पेपर में तो कई बार आया हुआ है, पेपर में तो एज इट इज़ आया हुआ है आपके। ठीक है, तो मात्रक याद रखना। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आज का सेशन ओवर करते हैं। तो 298 केल्विन पर KCl के 0.20 एम बिलियन की चालकता इतनी है सर, कितनी है? इतनी है, इतनी है। ठीक है, तो मैंने कहा भैया मेरे पास जो m की वैल्यू हो गई है वो कितनी है? 0.20 एम हो गया, और मेरे पास कप्पा की वैल्यू कितनी है? कप्पा की वैल्यू हो गई भैया 0.0248 एस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। हमको निकालना क्या है भैया? केपेम निकालना है। तो बता दो केपेम का फॉर्मूला। सर कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई कैपिटल एम, वैल्यू पुट कर दीजिए 0.0248 इंटू 1000। ठीक है, एम की वैल्यू बता दो, एम की है 0.20। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 3 जीरो से पहले इसको पॉइंट को उठा दो, यहाँ पर ले जा सकते हैं। जितनी जीरो होती है ना उतनी ही पॉइंट इधर जाता है। ठीक है, याद रखना भाई, ये तो आता है होगा 0.0248। ठीक है, ये पॉइंट मैंने हटा दिया, इस पॉइंट हटा दो। 0 पॉइंट यहाँ हो जाएगा, क्या कर रहे हैं हम, ये हो जाएगा 24.8 डिवाइड बाई 0.20। ठीक है, मैं इसको जीरो को पीछे से हटा दूं तो ज़्यादा बेटर है, जल्दी से हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 124 एस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है भाई, एस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, ये पेपर में भी आया हुआ है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एक बार पेपर में आया इस क्योंकि एनसीईआरटी चेंज हुआ है जैसे ना, इसका मतलब यूपी बोर्ड ने एनसीईआरटी क्वेश्चन डालना स्टार्ट किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ के रखना है, अच्छे से करके रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन वैल्यू चेंज हो जाती है लेकिन हमारा कंसेप्ट वही रहता है। ठीक है, तो क्या आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं? अगर आप समझ में आ गई है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।